Hello friends, we are starting the MCQ practice series on CPU scheduling for GATE, NET, KVS and other competitive examination for the computer science students. CPU scheduling is a very important topic of the operating system. In this lecture series, we will discuss all the PYQs, previous year questions and important MCQs based on the CPU scheduling. Hope this lecture series will help you to prepare your exam. Now let's start. Now this is our first question which comes in GATE 2010. Which of the following statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, कि भाई जो प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसको सीपीयू टाइम आपका मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एसआरटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है? स्टारवेशन का मतलब है यहाँ पर एनी प्रोसेस विच इज़ इन रेडी क्यू। जो कोई भी प्रोसेस हमारी, लेट पी इज़ द प्रोसेस विच इज़ इन रेडी क्यू विल रिमेन इन रेडी क्यू। जो हमारी रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस है उसको कभी भी रनिंग स्टेट के अंदर हम ले जा ही ना पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टारवेशन बोलेंगे। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में को स्टारवेशन। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है? लेट अस वी हैव 1 P2 P3 P4 P5। let us we have these processes. Let the running time of this P1 process is 2, P2 process is 3, P3 process is 4, P4 process is 5 and P5 process is 6. Now first this P1 process will go to the running state. ये रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी क्योंकि इसका रनिंग टाइम जो है सबसे कम है। इसके बाद कौन सी प्रोसेस जाएगी? थर्ड वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी। उसके बाद 3 वाली प्रोसेस क्या करेगी? रनिंग स्टेट के अंदर आपकी जाएगी। नाउ लेट अस अज्यूम व्हाइल दिस P3 इज एग्जीक्यूटिंग। ये P3 जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट आपकी हो रही है, दिस इज रनिंग। नाउ ए P6 प्रोसेस कम्स विच हैव अ रनिंग टाइम ऑफ 2 यूनिट्स। उसका जो रनिंग टाइम है 2 यूनिट्स है। तो इस P3 प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हमारी कौन सी प्रोसेस चलेगी? दिस P6 प्रोसेस विल रन। जब तक ये P6 प्रोसेस रन होगी हम मान लेते हैं कि भाई P7 एक प्रोसेस और है जिसका रनिंग टाइम क्या है? 1 यूनिट है। तो इस P6 प्रोसेस के बाद P7 प्रोसेस हमारी रन होगी क्योंकि P1 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, P2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, P3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, P6 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी हैव रिमेनिंग P4 P5 एंड P7 प्रोसेसेस। P4 प्रोसेस का रनिंग टाइम कितना है? 5 यूनिट। P5 का कितना है? 6 यूनिट। P7 का कितना है? 1 यूनिट। नाउ एट द टाइम ऑफ रनिंग ऑफ P7 प्रोसेस ए P8 प्रोसेस कम्स विच हैव रिमेनिंग टाइम या रनिंग टाइम 2 यूनिट। तो इस P7 प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस रन होगी? P8 रन होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम होगा यानी जिसका रनिंग टाइम सबसे कम बचा होगा वो वाली रन होगी। तो P7 के बाद कौन सी होगी? P8 होगी। और मान लेते हैं कि P8 के रनिंग टाइम के अंदर कोई P9 प्रोसेस और आ जाती है जिसका रनिंग टाइम कितना है? लेट अस 1 यूनिट। तो इस P8 के बाद कौन सी प्रोसेस रन होगी? P9 प्रोसेस आपकी रन होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाई
P4 और P5 जो प्रोसेस है, द P4 प्रोसेस एंड P5 प्रोसेस इज नॉट गेटिंग द CPU टाइम। इन दो प्रोसेसेस को CPU टाइम आपका मिल ही नहीं रहा है। क्यों? कंटिन्यूसली इनसे कम रनिंग टाइम की प्रोसेसेस कंटिन्यूसली आती जा रही हैं। तो अगर ऐसा होता है कि रिमेन जिसका रनिंग टाइम कम है, अगर कंटिन्यूसली वो प्रोसेस आती जाएं, लेटस P9 के बाद P10 और आ जाती है जिसका रनिंग टाइम कितना है, 2 यूनिट है, तो इस P4 से तो कम है, P5 से भी कम है, तो ये दो प्रोसेसेस को कभी भी CPU टाइम मिलेगा ही नहीं। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्टारवेशन की कंडीशन बोला जाता है। इफ़ एनी प्रोसेस विच इज़ इन रेडी क्यू विल रिमेन इन रेडी क्यू ऑलवेज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टारवेशन। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? आपका स्टारवेशन बोला जाएगा। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आपका स्टारवेशन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? करेक्ट होगी। नाउ मूव टू द सेकंड, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, लेट अस गो टू द आवर स्टेट्स ऑफ द प्रोसेसेस। रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट के बाद किसके अंदर जाएगी? वो रनिंग स्टेट के अंदर जा सकती है, रनिंग से वो टर्मिनेट हो सकती है, या रनिंग टाइम के दौरान उसको कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस चाहिए तो वो किसके अंदर जा सकती है? इनपुट आउटपुट के अंदर जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज वेटिंग स्टेट। उसको हम क्या बोलेंगे? वेटिंग स्टेट बोलेंगे। जैसे ही वो अपना इनपुट आउटपुट प्रोसेस खत्म करती है तो वो किसके अंदर जा सकती है? रेडी स्टेट के अंदर जा सकती है। फिर रेडी स्टेट से किसके अंदर जाएगी? रनिंग स्टेट के अंदर जाएगी। और रेडी स्टेट से पहले कौन सी स्टेट आएगी? न्यू स्टेट आएगी, जब अपनी न्यू प्रोसेसेस क्रिएट होंगी। तो नाउ फॉर द सेकंड ऑप्शन, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कोज स्टारवेशन। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि अगर हम जबरदस्ती किसी रनिंग स्टेट को, कोई एक प्रोसेस है, लेट अस पी इज ए रनिंग प्रोसेस, इस पी प्रोसेस को कोई दूसरी प्रोसेस, लेट अस P1 प्रोसेस आए और इसको एल्गोरिथम के बेस्ड पर इसको वेटिंग स्टेट के अंदर डाल दे कि भाई लेट अस एज्यूम दैट वी आर डूइंग द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम कर रहे हैं या राउंड रोबिन कर रहे हैं, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हम कर रहे हैं। तो राउंड रोबिन के अंदर हर 4 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम, वो फिक्स होगा। टाइम क्वांटम के बाद क्या करेगी? वो अपना रनिंग स्टेट को छोड़कर वेटिंग स्टेट के अंदर चली जाएगी। तो अगर कोई भी प्रोसेस है जो बार बार प्रिम्प्ट होती जाए, कि उसको हम बार बार प्रिमिटिव करते हैं, यानी उसको ज़बरदस्ती हम क्या कर रहे हैं? रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो प्रियम्पशन है किसी एक प्रोसेस के लिए बार बार प्रियम्पशन होती रहे और वो कभी भी कंप्लीटिशन के ऊपर कंप्लीट वो हो ही ना, कंप्लीटिशन उसका हो ही ना। तो ऐसा होने पर वो जो प्रोसेस पी है वो किसके अंदर चली जाएगी? स्टारवेशन के अंदर वो चली जाएगी। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर भी अपना स्टारवेशन की कंडीशन हो सकती है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या बोला? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कोज स्टारवेशन। भाई कोई एक प्रोसेस है वो रन कर रही है, कोई दूसरी प्रोसेस आई, उसने उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, वेटिंग स्टेट के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो नेक्स्ट किसके अंदर आए? रनिंग स्टेट के अंदर आए, कोई एक नई प्रोसेस आ गई, उसने उसको वापस प्रीएम्प्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये पी प्रोसेस कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी या इसको CPU टाइम मिल ही नहीं पाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टारवेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी ट्रू फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ द थर्ड इज राउंड रोबिन इज बेटर देन FCFS। FCFS का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कि भाई जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले सर्व होगी, जो प्रोसेस बाद में आएगी वो बाद में सर्व होगी। दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे बोल रहा है राउंड रोबिन। राउंड रोबिन एक प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। राउंड रोबिन के अंदर लेट अस वी हैव P1 P2 P3 P4, वी हैव 4
processes. The running time of P1 is 10, P2 is 20, P3 is 30 and P4 is 40. Now the time quantum is 5. तो क्या होगा, पहले आपकी क्या होगी, P1 प्रोसेस आएगी, P1 प्रोसेस रन होगी वो, लेकिन वो P1 प्रोसेस कब तक रन होगी, P1 प्रोसेस रन होगी 0 to 5 सेकंड तक, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया हुआ आपको, टाइम क्वांटम कितना है, 5 है। टाइम अगर क्वांटम 5 है तो 5 यूनिट टाइम के बाद P1 को प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा। इसके बाद कौन सी आएगी, लेट अस P2 प्रोसेस कम्स, P2 प्रोसेस आई, तो इसका P1 प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 5, ये 5 यूनिट पे और चलेगी। P2 कितनी चलेगी, 5 यूनिट ये P2 चलेगी, 10 के ऊपर आ गया हमारा, तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 15 रह गया अपना। इसके बाद P3 प्रोसेस आई, 5 यूनिट तक वो चली, उसका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 25। नाउ P4 प्रोसेस कम्स एंड इट विल रन फॉर द 5 यूनिट टाइम्स, 5 यूनिट टाइम्स तक ये चली, 35। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम है, द वेटिंग टाइम फॉर P1 प्रोसेस इज 0 यूनिट एंड P2 इज 5 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट उसको वेट करना पड़ा CPU टाइम के लिए। P3 के लिए कितना, P3 कौन से टाइम के ऊपर आई, जो P3 प्रोसेस है वो आई अपनी 10 यूनिट टाइम के ऊपर, तो P3 का वेटिंग टाइम कितना हुआ, 10 हुआ। P4 को CPU टाइम कब मिला, 15 यूनिट टाइम के बाद मिला, तो P4 का जो रनिंग वेटिंग टाइम है वो कितना हुआ, 15 यूनिट हुआ। द वेटिंग टाइम फॉर, these are the waiting time. Waiting time for P1 is 0, P2 is 5 unit, P3 is 10 unit and P4 is 15 unit. This is for the round robin scheduling algorithm. But if we do this question, this process is for the first come first serve. तो पहले कौन सा आएगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। P1 प्रोसेस आई आपकी, कितने टाइम तक चलेगी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है तब तक कोई दूसरी प्रोसेस नहीं चलेगी। तो 0 से 10 यूनिट टाइम इसने लिया, P2 ने कितना टाइम लिया, 20 यूनिट्स ये चलेगी, तो 10 प्लस 20 30 यूनिट टाइम्स तक P2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद P3 प्रोसेस आएगी, P3 प्रोसेस विल रन फॉर 30 प्लस 30 60 यूनिट टाइम्स तक आपकी क्या हो गई, P3 प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपकी आई P4 प्रोसेस, P4 प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगी, 40 यूनिट्स टाइम अपना P4 प्रोसेस लेगी, तो 100 यूनिट टाइम तक आपका P4 भी कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू FCFS। तो यहाँ पे अगर हम वेटिंग टाइम निकालें, द वेटिंग टाइम फॉर द P1 प्रोसेस, P1 प्रोसेस इज 0, P2 प्रोसेस इज 10, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो P2 को कब मिला, 10 यूनिट के बाद अपना CPU टाइम मिला। P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना हुआ, P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम हुआ आपका 30, P4 प्रोसेस का वेटिंग टाइम हुआ 60। जो P4 प्रोसेस को है वो कितने टाइम के बाद CPU मिला, 60 सेकंड के बाद P4 स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें द टोटल वेटिंग टाइम विल बी 60 प्लस 30 100, तो टोटल वेटिंग टाइम विल बी 100 यूनिट्स एंड हेयर द टोटल वेटिंग टाइम इज 15 10 एंड 5, यानी टोटल कितना हुआ 20 यूनिट्स। राउंड रोबिन के अंदर जो अपना टोटल वेटिंग टाइम कितना आया 20 यूनिट्स एंड FCFS के अंदर कितना आया 100 यूनिट। अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो डिवाइडेड बाय 4 प्रोसेस से तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ए प्रोसेस विल बी 5 यूनिट इन राउंड रोबिन एंड एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द process for the FCFS is 25 units. So we can clearly see that in round robin there is average waiting time is 5 unit and in FCFS there is 25 units. So when clearly say that the average waiting time in the round robin scheduling algorithm is shorter than that of the FCFS. तो here the third option is round robin is better. तो राउंड रोबिन आपका बेटर है देन FCFS इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम या वेटिंग टाइम। जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो आपका क्या हुआ, यहाँ पे इसको हम रिस्पॉन्स टाइम भी बोल सकते हैं कि कितनी देर के बाद रिस्पॉन्स मिला।
प्रोसेस को कितनी देर के बाद आपका रिस्पॉन्स मिला। भाई राउंड रॉबिन के अंदर P1 को 0 टाइम के ऊपर ही रिस्पॉन्स मिल गया, P2 को 5 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स मिला, P3 को 10 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स मिला, P4 को 15 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स मिला। तो दिस आर द रिस्पॉन्स टाइम। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना आया 5 मिनट, और आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इन द FCFS इज 25 मिनट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन all three statements, 1, 2nd and 3rd, all these statements are true. Is that clear? Now go to the next question. The second question is, this is also a GATE question which comes in 2020. Consider the following statement about the process state transition. इनमें से कौन सी एक प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन हो सकती है फॉर ए प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो हमें देखना है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अगर हमने लगाई है तो इसमें इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो हमारे पहले स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। न्यू प्रोसेस, न्यू से किसके अंदर जा सकती है आपकी रेडी के अंदर जाएगी, रेडी से किसके अंदर जा सकती है आपकी रनिंग के अंदर, रनिंग से किसके अंदर जा सकती है आपकी वेटिंग के अंदर जा सकती है, वेटिंग से फिर किसके अंदर जाएगी रेडी के अंदर जाएगी, और रनिंग से वो किसके अंदर जा सकती है टर्मिनेट हो सकती है। तो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द प्रोसेस। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट्स। ए रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। भाई कोई भी रनिंग स्टेट आपकी, कोई भी रनिंग स्टेट जो है आपकी वो रेडी स्टेट के अंदर जा सकती है। ये बिल्कुल जा सकती है। भाई मान लिया वो वेटिंग स्टेट के अंदर ना जाना चाहे। वेटिंग स्टेट का मतलब क्या, अगर उसको आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर कोई भी एक प्रोसेस आती है, जैसे कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, वो आपकी क्या है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। तो लेट अस P1 प्रोसेस इज रनिंग, और तभी टाइम क्वांटम समाप्त हो जाता है आपका, और एक P2 जो प्रोसेस है वो आएगी। P1 को क्या करना पड़ेगा, रनिंग टू रेडी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम अलॉट था P1 प्रोसेस को वो कितना था, मान लिया x यूनिट टाइम था, तो x यूनिट टाइम तक ही वो रन करेगी। x यूनिट टाइम रन करने के बाद अगर वो टर्मिनेट नहीं होती है देन इट हैज़ टू गो टू द रेडी क्यू, उसको रेडी क्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यही होती है अपनी। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। ए रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट। कोई भी रनिंग प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट के अंदर जा सकती है, कब, जब हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव का यूज़ करें तो रनिंग स्टेट कभी भी रेडी स्टेट के अंदर नहीं जाएगी। इन नॉन प्रीएम्प्टिव रनिंग प्रोसेस कैन नॉट मूव टू द रेडी क्यू। इन नॉन प्रीएम्प्टिव ये प्रोसेस आपकी नहीं चलेगी। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर द सेकंड स्टेटमेंट, ए रेडी प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट। एक रेडी जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट के अंदर ही आपकी जाती रहेगी। अब कोई भी रेडी आपकी प्रोसेस है जो रनिंग स्टेट के अंदर जाना चाहती है, जैसे ही उसका टाइम आया रनिंग स्टेट के अंदर जाने का, जैसे ही किसी भी प्रोसेस, लेट अस P प्रोसेस का रनिंग स्टेट के अंदर जाने का टाइम आया, लेकिन जैसे ही इसका टाइम आया कोई एक प्रोसेस Q आ जाती है जो हायर प्रायोरिटी की है। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये है कि हम ज़बरदस्ती किसी भी प्रोसेस को उसके रनिंग स्टेट से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे P1 को रनिंग टाइम मिलने वाला था, CPU टाइम मिलने वाला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द CPU शेड्यूलिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, द P1 इज ब्लॉक्ड टू गो टू द रनिंग स्टेट। P1 की जगह पर कौन सी स्टेट को डाल दिया गया, Q स्टेट के अंदर, Q प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर डाल दिया गया अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इसका मतलब P स्टेट जो रेडी स्टेट के अंदर थी वो किसके अंदर रह गई, आपकी रेडी स्टेट के अंदर ही रह गई। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट फॉर द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ए रेडी प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट, कि कोई एक रेडी स्टेट है वो फिर से किसके अंदर ही रह गई, आपकी रेडी स्टेट के अंदर ही रह गई। तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट।
नाउ फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, ए ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट। अब अगर हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखें, ये क्या है, रेडी स्टेट है, दैट इज रनिंग, रनिंग के बाद क्या आएगी, वेटिंग। तो कोई भी प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट के अंदर है वो कभी भी रनिंग स्टेट के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकती है। किसी भी प्रोसेस को जो वेटिंग स्टेट के अंदर है उसको रनिंग स्टेट के अंदर जाने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, रेडी स्टेट के अंदर जाना पड़ेगा। कोई प्रोसेस है जो रन कर रही थी, P1 प्रोसेस है, वो रनिंग स्टेट के अंदर थी, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया गया, वो वेटिंग स्टेट के अंदर आ गई, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए वो वेटिंग स्टेट के अंदर आ गई। जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट प्रोसेस खत्म हुआ, अब वो वेटिंग स्टेट के अंदर से डायरेक्टली रनिंग स्टेट के अंदर नहीं जा सकती, इट हैज़ टू गो टू द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट के अंदर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इट गो टू द रनिंग स्टेट। तो आपका क्या रहेगा, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर रेडी स्टेट, फिर रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट के बाद वेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट के बाद वापस किसके अंदर जाएगी, रेडी स्टेट के अंदर जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। या तो उसको टर्मिनेट ही होना पड़ेगा, ख़त्म ही होना पड़ेगा अगर उसका सीपीयू टाइम कंप्लीट हो चुका है, अदरवाइज इट विल गो फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, इट विल नॉट गो टू द रनिंग स्टेट फ्रॉम द वेटिंग स्टेट। सो थर्ड ऑप्शन इज इनकोरेक्ट। तो ब्लॉक्ड प्रोसेस है यानी वेटिंग है, जो वेटिंग के अंदर है, ब्लॉक की गई है, वो डायरेक्टली आपकी रनिंग स्टेट के अंदर नहीं जा सकती। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज ए ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। ये हमने अभी देखा है कि भाई रनिंग से रेडी से रनिंग के अंदर जा सकती है, रनिंग से फिर वेटिंग के अंदर जा सकती है, ब्लॉक्ड प्रोसेस है, फिर ब्लॉक्ड से किसके अंदर जाएगी, रेडी के अंदर जाएगी। तो ए ब्लॉक्ड प्रोसेस यानी ए प्रोसेस विच इज़ वेटिंग और ब्लॉक्ड कैन मूव टू द रेडी स्टेट, इट इज़ करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बट थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दिस थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। ये आपके क्या है, करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर थर्ड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देर इज अ थर्ड क्वेश्चन विच आस्क्ड इन गेट 2016। ये गेट 2016 के अंदर ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेस with unequal CPU burst length submitted at the same time to the computer system. Which of the following process scheduling algorithm would minimize the average waiting time in the ready queue? रेडी क्यू के अंदर एवरेज वेटिंग टाइम आपका किसके अंदर कम लगेगा? तो अभी हमने देखा था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एक ऐसा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसके अंदर एवरेज वेटिंग टाइम क्या आता है आपका, वेटिंग टाइम सबसे कम आता है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो आपका now the third question is consider an arbitrary CPU bound process. now the third question is which asked in gate 2016। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2016 के अंदर आपसे पूछा गया था। तो क्या है, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ CPU बाउंड प्रोसेसेस विद अनइक्वल CPU ब्रस्ट लेंथ। कि कोई भी प्रोसेसेस हैं, लेट अस P1, P2, P3 एंड P4, वी हैव दिस, इसका टाइम CPU टाइम ब्रस्ट टाइम कितना है, 2 यूनिट्स है, P2 का कितना है, 5 यूनिट्स है, लेटस P3 का कितना है, 7 यूनिट्स, एंड P4 का लेटस 9 यूनिट्स। दीज आर द CPU ब्रस्ट टाइम, these are the CPU burst time।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वुड मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम किसके लिए, कौन से प्रोसेस के लिए सबसे कम होगा। तो वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम है रेडी क्यू के अंदर जो टाइम उसको लगा, रेडी क्यू के अंदर जितना टाइम वो रहेगी प्लस और वेटिंग क्यू के अंदर जितना टाइम वो रहेगी, यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस के लिए जो टाइम वो लेगी उसको हम क्या बोल लेंगे, वेटिंग टाइम। तो टोटल वेटिंग टाइम क्या है, रेडी क्यू के अंदर जो टाइम लगा है और जो वेटिंग टाइम जो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस के लिए जो टाइम लगा है उसको आप क्या बोल लेंगे, वेटिंग टाइम आप बोल लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो ये हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है कि भाई हमारी मान लिया हमें क्या करना है, प्रोसेसेस देनी है। अगर हम किसी एक बड़ी प्रोसेस को लेट अस वी गिव द टाइम टू P4, पहले हमने P4 को टाइम दे दिया, ये क्या करेगी 0 to 9 यूनिट टाइम तक ये ही रन होती रहेगी P4। तो P1 P2 P3 इन तीन प्रोसेस को एटलीस्ट 9 यूनिट टाइम्स तो क्या करना पड़ेगा, वेट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम P4 की जगह P1 को क्या कर देते हैं, CPU टाइम दे देते हैं, तो ये कितना टाइम लेगी, 0 से 2 तक ही टाइम लेगी, क्योंकि इसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना है, 2 यूनिट्स है। तो P2 P3 और P4 को कितना टाइम लेना पड़ा, कितना टाइम वेट करना पड़ा, केवल 2 यूनिट टाइम तक वेट करना पड़ा एटलीस्ट, कम से कम। अगर P4 को देते हैं तो तीनों यूनिट को कम से कम 9 यूनिट टाइम तक तो वेट करना ही पड़ेगा। और अगर हम P1 को देते हैं तो हमें जो बाकी तीन प्रोसेसेस हो उनको केवल और केवल एटलीस्ट 2 यूनिट टाइम तक ही वेट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो कम आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, राउंड रोबिन विल विद द टाइम क्वांटम लेस देन द शॉर्टेस्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। राउंड रोबिन विद द बट राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अपना वेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करेगा, इसके अंदर हम टाइम क्वांटम अगर फिक्स कर दे 2 यूनिट का, कितना यूनिट का कर दें, 2 यूनिट का। और मान लिया कोई एक प्रोसेस है P1 जिसको केवल 3 यूनिट टाइम चाहिए, तो हमने जैसे ही P1 को रन करवाया तो वो केवल 2 यूनिट टाइम तक रन करेगी और उसका रनिंग टाइम कितना रह जाएगा, रनिंग टाइम उसका ब्रश टाइम 1 यूनिट रह जाएगा। उसके बाद मान लिया P2 प्रोसेस आई, P3 प्रोसेस आई, P4 प्रोसेस आई, P5 प्रोसेस आई, बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई, तो 2-2 यूनिट सारी चलेंगी, 4 6 8 10। उसके बाद P1 को क्या मिलेगा, दोबारा से CPU मिलेगा। तो उसको चाहिए तो 3 यूनिट टाइम का ही टाइम, 3 यूनिट टाइम ही था, लेकिन 2 यूनिट रन होने के बाद वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, वो वेटिंग स्टेट के अंदर चली गई। अब उसको रिमेनिंग 1 टाइम कंप्लीट करने के लिए कितना वेट करना पड़ गया, इट हैज़ टू वेट फॉर द 8 यूनिट टाइम। तो अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम लगाते तो ये वाली P1 प्रोसेस जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है अपनी और इसको वेट नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब राउंड रोबिन CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है हमारा वेटिंग टाइम क्या कर देती है, वेटिंग टाइम इंक्रीज कर देती है। उसके बाद यूनिफॉर्मली रैंडम, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसके बारे में कुछ गिवन ही नहीं है। हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, अगर हायर प्रायोरिटी फर्स्ट एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमारा वेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। लेट अस P1 हैव 50 यूनिट टाइम्स, P2 हैज़ 1 यूनिट टाइम एंड P3 हैज़ 2 यूनिट टाइम। कि P1 को 50 यूनिट टाइम चाहिए, P2 को 1 यूनिट टाइम चाहिए और P3 को 2 यूनिट टाइम चाहिए। और हम मानते हैं कि P1 लेट अस गिवन दैट है, ये P1 की प्रायोरिटी P2 से ज़्यादा है, P3 से ज़्यादा है। तो क्या होगा, पहले हमें अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी P1 को ही देना पड़ेगा और ये 50 यूनिट टाइम्स तक केवल आपकी क्या करती रहेगी, P1 प्रोसेस ही चलती रहेगी। तो P2 और P3 को कम से कम कितना वेट करना पड़ेगा, P2 और P3 को कम से कम 50 यूनिट तो वेट करना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम अगर लगाएं तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के अंदर आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कौन सी जाएगी, फर्स्ट प्रोसेस विल गो P2, क्योंकि इसका जो रनिंग टाइम है 1 यूनिट है। उसके बाद कौन सी जाएगी, P3 प्रोसेस जाएगी। P3 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, कितना टाइम लिया P3 प्रोसेस ने, 2 यूनिट टाइम्स विल टेकन बाय द P3 प्रोसेस। तो 2 यूनिट टाइम जाएगी तो 3 तक ये चलेगी। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P1 कंप्लीट हो चुकी है, P3 कंप्लीट हो चुकी है, नाउ P1 कम्स एंड 53 टाइम्स तक, क्योंकि 50 यूनिट टाइम P1 लेगी, अपना टोटल टाइम कितना हो जाएगा 53 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 को कितना वेट करना पड़ा, P1 को 0 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। P3 को कितना वेट करना पड़ा, 1 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। P1 को कितना वेट करना पड़ा, 3 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। तो टोटल आपका क्या हुआ, वेटिंग टाइम कितना आया, 4 यूनिट। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना आया, टोटल वेटिंग टाइम विल बी 4 यूनिट इन shortest remaining time first. If we do according the priority scheduling, तो 0 to 50 तक कौन चला, P1 प्रोसेस चला। P2 कितना चलेगा, 51 तक चलेगा, 1 यूनिट टाइम मिलेगा। P3 53 यूनिट टाइम्स तक ये चलेगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम फॉर P1 प्रोसेस इज 0, P2 प्रोसेस इज 50। कितना वेट करना पड़ा उसको, 50 यूनिट वेट करना पड़ा। एंड P3 प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, 51 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना आया, टोटल वेटिंग टाइम विल कम्स आउट टू बी 51 प्लस 50। तो टोटल वेटिंग टाइम विल बिकम 101। सो हेयर वी कैन सी दैट टोटल वेटिंग टाइम इज ग्रेटर इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड वेरी लेस केवल 4 यूनिट टाइम ही आपको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अंदर। तो आवर आंसर इज ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विल डिक्रीज एवरेज वेटिंग टाइम। ये आप याद भी रख सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is fourth question, which asked in GATE 2015. Very easy question it is. The maximum number of processes that can be in a ready state. कि भी कोई भी रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट के अंदर मैक्सिमम कितनी प्रोसेसेस रह सकती हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम इफ़ एन सी पी यूज़ आर देयर। अगर एन सी पी यूज़ हैं तो रेडी स्टेट के अंदर कितनी प्रोसेस रह सकती हैं। तो रेडी स्टेट के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितनी प्रोसेस रह सकती हैं, क्योंकि रेडी स्टेट के अंदर 2 प्रोसेस भी हो सकती हैं। लेकिन रनिंग स्टेट के अंदर, जो रनिंग स्टेट है उसके अंदर केवल एक ही प्रोसेस रहेगी। अगर हमारे पास एन सी पी यू हैं तो हमारी एन प्रोसेसेस कैन बी देयर इन रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर एक सीपीयू है तो रनिंग स्टेट के अंदर केवल एक आपकी क्या होगी, प्रोसेस होगी। अगर हमारे पास 100 सीपीयू हैं तो रनिंग स्टेट के अंदर हमारी क्या होंगी, 100 प्रोसेसेस होंगी। बट इन रेडी क्यू एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी देयर इन रेडी क्यू फॉर 1 सीपीयू एंड फॉर एन सीपीयू। या अगर हमारा एक सीपीयू है तब भी हमारी कितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर हो सकती हैं, और एन सीपीयू हैं तब भी हमारी कितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर हो सकती हैं। सो हेयर n is the wrong answer. This is n square. N square is also wrong. 2 raised to power n. This is also wrong. Cannot predict. ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट के अंदर हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट रनिंग स्टेट के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर 1 CPU there is only 1 process in running state. For the 100 CPU there is 100 processes at the same time in running state. For the n CPU there can be n processes at the same time in a running state. So students, hope आपको ये 4 क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपको समझ में आए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम गेट, नेट, KVS, इसरो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अलोंग विद PYQs हम इम्पोर्टेंट MCQs को भी, इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे।
Please subscribe the channel and thank you students.